देखो, इन्वर्जन में आ जाओ। हाँ बेटा, मुझे भी पता चला है, कुछ हुआ है भोपाल में, मुझे पता चला है। इसका पीडीएफ, करण, इसका पीडीएफ मिला नहीं आप लोगों को? इन्वर्जन का पीडीएफ मिला नहीं? जरा एक बार चेक करो तो। हियर ही कम्स, हियर ही कम्स, देयर इट इज। ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि सबसे पहले आ जाओ यहां पे कि अगर हम अप, डाउन, इन, आउट जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे तो हमारा कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा है। देखो, मेन वर्ब उठ के आगे आ गया। यहां पे डज द वाटर वेपर नहीं है, गोस आ गया सीधा उठ के। यानी कि वही सेम पोर्शन तो पढ़ा रही हूं मैं, कुछ भी नया नहीं है ये, है ना? कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्या पढ़ाया है मैंने कि भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस शुरू में आ गया तो सीधा सीधा कंप्लीट इन्वर्जन है। लेकिन ये तो तब तक है जब तक नाउन है। अगर प्रोनाउन आ गया तो पार्शियल इन्वर्जन तक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। देखो, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, पार्शियल इन्वर्जन तक नहीं है। यहां नॉर्मल सेंटेंस है प्रोनाउन के केस में। देखो ध्यान से, ठीक है? क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो, इसका पीडीएफ नहीं भेजे तुम परसों, बोलो। वो अजय थोड़े दिनों बाद हट जाएगा। अब आओ लास्ट पेज पे, लास्ट पोर्शन पे, वो है इन्वर्जन का ये आखिरी पोर्शन। 11th पॉइंट नहीं हुआ है, 11th पॉइंट नहीं हुआ है। अच्छा, ये नहीं हुआ है 11th पॉइंट। चलो, वही तो मैंने सोचा पेज नंबर 22 से कैसे होगा। सुनो ध्यान से इन्वर्जन का। अब चलो इस पेज से, अब ध्यान से देख लो, पहले इस पेज को देखो। अभी तक का क्लास को सारा हटाओ, अब यहां से शुरू करो, तब समझ में आएगा। हो गया? देखो ध्यान से सुनना बेटा। आप हो, आप मतलब ऊपर, हियर मतलब यहां, देयर मतलब वहां। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो हुआ। हमने अभी कहा था आपको पिछले क्लासेस में कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जब आता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है ना? एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो है, कंप्लीट इन्वर्जन। देखो, यानी कि डज द वाटर वेपर गो नहीं है, गोज द वाटर वेपर, एंड कम्स द रेन। देखो, डाउन भी तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर आओ हियर, हियर के साथ भी चीफ गेस्ट के साथ देखो कम्स आया, और यहां पर भी प्लेन के साथ गोज आया। देखो ध्यान से, यानी कि सारा सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जानबूझकर हमने लगाया है कि देखो यहां पे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है, है ना? बल्कि क्या है यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन आ रहा है। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। देखो, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के मामले में कंप्लीट इन्वर्जन आता है। लेकिन यहां पे ध्यान से सोचो एक चीज और, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के मामले में कंप्लीट इन्वर्जन आता है, लेकिन अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तभी आ रहा है चीफ गेस्ट, वाटर वेपर, प्लेन, रेन। देखो, अगर हम प्रोनाउन यूज कर दे तो क्या होगा? प्रोनाउन यूज कर दे तो उसको पहले देखो।
हो गया? देखो ध्यान से, हियर ही कम्स, देयर इट इज, क्या है बेटा? ही और इट प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ जो आ रहा है जरा देखो तो वर्ब। अरे भाई बाद में आ रहा है, बाद में आने का मतलब क्या हुआ? बाद में आने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस है इसमें प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब ही इन्वर्जन है ही नहीं। तो फिर ये हुआ क्या? यहां पर भी तो हियर और देयर लगाए थे, फिर क्या सब बात क्या हो गई? बात ये हो गई कि हियर देयर अप डाउन इन आउट ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट है नाउन तभी इन्वर्जन हुआ और एकदम कंप्लीट इन्वर्जन हुआ। लेकिन अगर हमने प्रोनाउन हटा के, नाउन हटा के प्रोनाउन लगा दिया ना, तो देखो ध्यान से, फिर तो इन्वर्जन ही खत्म हो गया, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, इन्वर्जन का ऑप्शन ही खत्म हो गया। देखो इन्वर्जन का ऑप्शन ही खत्म हो गया। क्या इन्वर्जन लोड करा दो अब? कौन से सारे बैचेस है? टारगेट 1 और 2 है बस। हाँ दीपक, अभी आप मेरा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस करो, और मैं आपको फिर सारा प्रीवियस ईयर का कुछ भी खरीदने का कुछ भी जरूरत नहीं, आपको वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिनके पास है वो करते रहो, वरना वो सारा कंप्लीट अपडेट करा के वो पूरा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी फिलहाल अब वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को ही टारगेट करो, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है? अब आओ नेक्स्ट। हाँ वही सब में। हाँ इस पेज को देखो, फिर मुझे समझाना है आपको। एक बात बताओ, इन सब में हमने मीनिंग लिखा था, सबका इम्प्रूवमेंट किए थे, कुछ भी नहीं बना के भेजा है, वही उठा के तुम ले आए हो। परसों किया था ना? परसों कौन सा दिन था? एक मिनट रुकना बेटा। एक सेकेंड। छोड़ दो, सही है। नहीं लिखा था वो नहीं डाला है खाली। अब आओ इस पेज पे, ध्यान से सुनना। अगर इन्वर्जन, अगर फ्रेजेस हो और ये सारे फ्रेजेस हो, अब इसमें ध्यान से देखो,
अंडर नो सर्कमस्टांस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। इन चारों का मतलब है किसी भी हालत में नहीं। ठीक है, ये चारों का मीनिंग है। एट नो टाइम का मतलब होता है कभी भी नहीं। ठीक है। ओनली येस्टरडे का मतलब होता है कल ही तो, है ना। ओनली लास्ट वीक का मतलब लास्ट वीक ही तो। थैंक यू सो मच आराधना। कौन सा एग्जाम देके आई हो आराधना? अब सुनो, राउंड द कॉर्नर मतलब है जल्द ही होने वाला है। जल्द ही मतलब बहुत नजदीक, वेरी सून, सून टू टेक प्लेस, है ना। 5 miles बियॉन्ड, बिफोर, आफ्टर, कुछ भी हो सकता है। टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री, इसका मतलब है इस हद तक। सबका मीनिंग बता दिया मैंने। सो वेल, इतना अच्छा। सो बैडली, इतना खराब से। सो एब्सर्डली, इतना विचित्र तरीके से। एब्सर्ड मतलब होता है बहुत अजीब सा। ओके आराधना, यानी कि इतना खराब सा, इतना विचित्र सा। एब्सर्ड मतलब होता है नहीं, बहुत अजीब सा। ठीक है, यानी कि सो प्लस ब्यूटिफुली, बैडली, वेल, वंडरफुली, एब्सर्डली, कुछ भी लगा दो एडवर्ब ऑफ मैनर। हमने इनको अलग से क्यों कर दिया पता है? क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जब इनके क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप देख लो, इसीलिए इनको हमने अलग पेज पे कर दिया है। इसके मीनिंग लिखवा देना भी। ठीक है, उसके बाद ही अपडेट करना। ठीक है, अब आओ, मैंने एग्जाम्पल दिया है, जरा एग्जाम्पल देखो एक बार, फिर समझाती हूं। ओके आराधना, मैंने बेटा इन जो ये सारे जो फ्रेजेस थे ना, इनको अलग इसलिए कर दिया क्योंकि बेटा इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इनमें से 2-3 हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में ले जाएं, 2-3 को एडवर्ब ऑफ मैनर में ले जाए, क्या जरूरी है? एक साथ सबको लिख दिया। ठीक है, नाउ सी, राउंड द कॉर्नर, बहुत जल्दी ही आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो योर एग्जाम इज नहीं है, इज योर एग्जाम। देखो इतना अच्छे से काम किया गया था कि हम एक मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं कर पाए। सो वेल द वर्क वॉज डन। देखो पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आया। लेकिन आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, 10 miles बियॉन्ड द हिल, देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, तो इसीलिए देखो पैसिव वॉइस था तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों उठ के आगे आ गया ताकि आपको कंप्लीट इन्वर्जन दिख सके। विनय सीजीएल की बात कर रही है वो। ठीक है, कि उसका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, जो मैंने पढ़ाया, जो मेरी किताब में थी उससे। ठीक है, 10 miles बियॉन्ड द हिल वॉज सीन अ फेरोशियस टाइगर। इसलिए मैं कह रही हूं बेटा कि बुक्स जो है ना, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसको भी ढंग से कर लो ना तो बहुत है, बहुत है। ठीक है, 10 miles बियॉन्ड द हिल का मतलब है कि फेरोशियस का मतलब होता है बेटा खूंखार, है ना। फेरोशियस मतलब खूंखार। तो एक खूंखार टाइगर देखा गया, कहां पे? अब देखो वॉज सीन, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एक साथ उठ के आया। क्यों? क्योंकि भाई ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैंने कहा था जब भी प्लेस है 10 मील दूर, हिल से 10 मील आगे। ओनली येस्टरडे डिड आई मीट हिम, देखो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ओनली से शुरू किया है। टू सच एन एक्सटेंट, इतने ज्यादा हद तक। वॉज द कार डैमेज, देखो द कार वॉज डैमेज नहीं है, वॉज द कार डैमेज्ड। ओके विक्रांत, ठीक है। यस, एडवर्ब ऑफ प्लेस बेटा कंप्लीट इन्वर्जन लेता है, वही बोलना चाह रही हूं कि
उसकी रिपेयर नहीं की जा सकी। अब देखो द कार के पहले हेल्पिंग वर्ब है, द कार के बाद मेन वर्ब है ना, देख लो। क्लियर? अब आओ करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट, ये आप खुद कर लोगे। यहीं तक है जो चैप्टर है, बाकी इसके बाद का पोर्शन आप खुद करोगे। ठीक है? जैसे नॉट अ वर्ड, नॉट से शुरू हुआ है तो ही स्पोक नहीं होगा, डिड ही स्पीक होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है। राउंड द कॉर्नर, अभी तो बताया योर एग्जाम इज नहीं, इज योर एग्जाम। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेगेटिव से शुरू हुआ है तो वी फाइंड नहीं होगा, डू वी फाइंड होगा, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ऐसे करके आप इसको पूरा सही करके आंसर चेक कर लेना। ठीक है? इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस चेक कर लेना अपना। बाकी चैप्टर का क्वेश्चंस हम बाद में लगाएंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस हम बाद में लगाएंगे। ठीक है? इन्वर्जन आपका खत्म हो गया। क्लियर? बेटा बुक तो पढ़ना पड़ेगा ना, रट्टा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। अब सुनो, हम लोग वोकैब 7 में कहां थे? वोकैब 7 पहले कर ले, ये फिनिश कर ले, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे भी वोकैब बहुत कम ही किए थे, है ना। चलो पेज नंबर 10 तक होगा, 11 से स्टार्ट करें। यस, चलो हम लोग पहले ये वोकैब कर ले। बस एक पेज में मीनिंग लिख के दिया है मैंने, उसको करा के दे दो और इसको अपडेट कर दो। ठीक है? चलिए अब एक बार देख लो, फिर समझाऊंगी मैं आपको पूरा अच्छे से, हिंदी के साथ मीनिंग देख लो, क्योंकि मैं जब समझाऊंगी तो आपको रीड करने का समय नहीं मिलेगा। आप पहले रीड कर लो इसको। चलो देखो, ध्यान से सुनना। यहां पे सबसे पहला जो है उसका कोई रूट नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है। ठीक है? अवनिश 2016 के एडिशन के बाद बेटा मैंने 10 चैप्टर ऐड किए हैं, तो अगर आपके पास वॉल्यूम 2 है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना? और अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 समय दोनों का है तो, और अभी पढ़ो ना बेटा, काफी है, बहुत कुछ दे रही हूं आपको। एक मिनट रुकना। है क्या हो गया? मैंने बोला आज बबली को, उसको खुद ही नहीं पता था कैसे हुआ है। स्क्रीनशॉट लाओ ना, स्क्रीनशॉट दो। चलिए देखो, टर्न कोड के पीछे एक स्टोरी है बेटा। पहले जमाने में जब लड़ाइयां होती थी ना, वॉर होते थे, यानी वॉर क्या, युद्ध जिसको कहोगे, बैटल, तो घोड़े पे सवार होके लोग जाते थे, है ना। और घोड़े पे सवार होके जब जाते थे तो क्या होता था, कुछ देर में पता तो चल जाता था, एक आध दिन के बाद, कि कौन हारने वाला, कौन सा दल है जो हार जाएगा, कौन सा सेना है जो हारेगा। तो जो बाकी सेना होते थे ना, जो हारने वाली सेना होती थी, उनको डर आता था कि मारे जाएंगे, नहीं तो बहुत बुरी तरह से ट्रीट होगा। वो क्या करते थे, जो अपोजिट सेना वाले जो लोग होते थे, जो मरे पड़े होते थे, उनका कोट उठा के पहन लेते थे। ठीक है? क्योंकि इन लोग का सिर्फ एक कोट होता था, जो उससे पता चलता था कि तुम किस
तरफ के सेना के हों, तो वो दूसरे के कोट पहन के क्या करते थे, उनके साथ भाग लेते थे। अब 25-50 हजार सेनाओं के बीच में क्या पता कौन अपना कौन पराया है ना। तो इसीलिए टर्न कोड का नाम आ गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वासघाती होते थे, वो दल बदलू होते थे, और वो अपने टीम को छोड़ के दूसरे टीम को ज्वाइन करते थे। यानी वन हु स्विचेस टू एन अपोजिंग साइड और पार्टी, जिसको कहते थे अपने धर्म, विचारधारा, अपने दल को छोड़ के जाने वाला, उसको एपोस्टेट भी कहते थे, और इसको हम डेसर्टर भी कह सकते हैं। एपोस्टेट और डेसर्टर, ठीक है, दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, डिसइंटरेस्टेड। ध्यान रखना, यहां पे इंटरेस्टेड वर्ड जो है वो तो बताता है दिलचस्पी, है ना। और अभी कर देंगे बेटा, इन्वर्जन अभी कर दूंगी मैं, मीनिंग डाल के अभी तुरंत कर दूंगी। और डिस का मतलब यानी कुछ नेगेटिव बता रहा है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये डिसइंटरेस्टेड मतलब अनइंटरेस्टेड होता है, ऐसा नहीं है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब अनइंटरेस्टेड नहीं होता, बल्कि डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि मैं निष्पक्ष रहूंगी, अगर आप मुझे जज बना रहे हो तो आई विल रिमेन डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं होना, डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है निष्पक्ष होना। इस पर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है, दैट द पॉलिटिकल पार्टीज वर अमेज्ड टू सी द disinterestedness of the people in that election करके था, electorate in that election। अब देखो, इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो इलेक्शन में वोट देते हैं। अब अगर इलेक्शन में वोट देने वाले जो होंगे वो मैक्सिमम अनइंटरेस्टेड हो सकते हैं। अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वोट देने नहीं जाएंगे। भाई हम निष्पक्ष नहीं हो सकते। पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में, अपने इलेक्शन के मामले में हम कभी भी डिसइंटरेस्टेड नहीं हो सकते, यानी निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं, राइट। इसलिए याद रखना, डिसइंटरेस्टेड गलत है, डिसइंटरेस्टेड वहां गलत था, वहां पे अनइंटरेस्टेडनेस होना चाहिए था, है ना। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस और कंसर्न्स, नॉट बायस्ड, ठीक है ना, यानी अनबायस्ड हो गया। अब आओ क्रिप्टोग्राफी। जहां भी क्रिप्टो हो समझ जाओ हिडन है, जहां भी ग्राफी वर्ड लिखे समझ जाओ राइटिंग की बात हो रही है। क्रिप्टो मतलब हिडन, और राइटिंग की बात हो समझ जाना, ग्राफी की बात हो समझ जाना, राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है जब हम कोई चीज ऐसा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा हम लोग कोई चीज लिख के दे रहे हैं जो जिसके थ्रू भेज रहे हैं, या बाय चांस किसी के हाथ लग जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा इसमें लिखा हुआ क्या है। जनरली हमारे जासूस इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने राजी पिक्चर देखा होगा तो आपको क्रिप्टोग्राफी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पहले क्रिप्टोग्राफी सिखाया गया था और फिर वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वहां से मैसेजेस भेजती थी जो यहाँ किसी को पता नहीं चलता था बीच में कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसे क्रिप्टोग्राफी का मतलब है हिडन राइटिंग, देखो। और वही प्रोसेस में चेंज करना इस एनक्रिप्ट। वो क्या करती थी, जितने भी वहां के सीक्रेट बातें होती थी उसको एनक्रिप्ट करके भेज देती थी। एनक्रिप्ट का मतलब होता है चेंज इनटू सीक्रेट वर्ड्स, देखो, टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, स्पेशली टू हाइड इट्स मीनिंग, उसके कूट रूप दे देना जिससे किसी को समझ में ना आए। देखो यहां पर भी तो क्रिप्ट वर्ड है ना, और वर्ड है क्रिप्ट से रिलेटेड, देखो
7 तक क्रिप्ट है। यहां पे जहां भी लॉजी होगा समझ जाना स्टडी की बात हो रही है, ठीक है। जहां भी नेम आए समझ जाना नेम की बात हो रही है। देखो नहीं बेटा, शॉर्ट हैंड गुप्त के लिए नहीं होता है, वो फास्ट करने के लिए होता है। ठीक है, देखो क्रिप्टिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट। जैसे हमारे जो स्पाइस है, स्पाइस का मतलब जासूस, वो क्या करते हैं? एनक्रिप्ट, दे एनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन दे सेंड द क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर्स, है ना। यानी कि क्रिप्टिक का मतलब होता है छिपा हुआ, जिसमें कुछ रहस्य हो, यानी कूट, हैविंग और सीमिंग टू हैव हिडन मीनिंग, ठीक है, जिसमें हिडन मीनिंग होता है। क्लियर? अब आओ क्रिप्टोलॉजी क्या हुआ बेटा? क्रिप्टोलॉजी ही तो पढ़ाया गया था उसमें राजी में आलिया भट्ट को, है ना। और फिर क्रिप्टोग्राफी करके वो भेजती थी, इसलिए क्रिप्टोग्राफी की स्टडी इज क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। देखो द स्टडी ऑफ कोड्स और द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग देम, देखो। और उसके बाद जानते हो ना, जैसे टाइगर, खैर बहुत ही बकवास तरीके से उसको एग्जैजरेट करके बना दिया गया है, वरना टाइगर इनफैक्ट उसी रविंदर कौशिक के पर फिल्म बनी है, जो रविंदर कौशिक यहां से गया था इंडिया से और वहां पे पकड़ा गया और उसकी बहुत बुरी मौत हुई है, बहुत बुरा हाल हुआ है उसका। लेकिन जानते हो स्पाइस जो होते हैं ना, स्पाइस को पहले ही ऑफिसर्स कह दिए होते हैं कि तुम वहां जासूसी करोगे और हम अपने देश से ये नहीं कह सकते हाँ हाँ मेरा जासूस है, इसलिए अगर तुम पकड़े गए तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, हम तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं कर देंगे, हम तुम्हें डिसोन कर देंगे। यानी कम से कम सैनिक को ये तो कम से कम सम्मान प्राप्त होता है ना कि आके यहाँ पे एक अच्छे तरीके से उसको पूरा तोपों की सलामी देके उसको विदा किया जाता है। वरना जासूस जो इक्वल ही कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, वो जो काम करते हैं अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत गंदी मौत मरते हैं वहां पे, उनको कंट्री भी डिसोन कर देता है। और उनको क्या करके भेजा जाता है? उनको भेजा जाता है एक क्रिप्टोनिम देकर। क्रिप्टोनिम का मतलब होता है ऐसा सीक्रेट नेम जिससे पता नहीं चलता उसकी आइडेंटिटी क्या है। बेटा एनक्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे देखो आप अपने मोबाइल को खोलोगे या अपने लैपटॉप को खोलोगे, जो कोडिंग है, अब कोडिंग सिखाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि कोडिंग का लैंग्वेज तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है नहीं, पता नहीं क्या लेटर और सिंबल्स रहता है, हमें नहीं समझ में आता है। तो मैं कहूंगी कि कुछ इसमें कोड्स एनक्रिप्टेड है। हमारे मोबाइल्स में बहुत सारे कोड्स एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी सीक्रेट क्या कहते हैं उसको, कोड फॉर्म में वहां पे सेव्ड होते हैं, है ना। और यहां पर भी जैसे आप जासूसी भी जो करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? एनक्रिप्ट करके मैसेजेस भेजते हैं और उस क्रिप्टिक मैसेजेस को सिर्फ ऑफिसर्स ही पढ़ पाते हैं जो क्रिप्टोलॉजी सीखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन मैसेजेस को क्रिप्टोग्राफी के थ्रू भेजा जाता है, और यानी कोई वही समझेगा जो क्रिप्टोलॉजी पढ़ा है। और ऐसे जासूसों के द्वारा भेजा जाता है जिनको क्रिप्टोनिम दिया जाता है, यानी कि अगर वो नाम पता भी चलता है तो कुछ पता नहीं चल पाता ये है कौन, कहां से है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया का एक जासूस पकड़ा गया तो उस पर बहुत नजर थी और वो मुसलमान बन चुका था, कंप्लीट मुस्लिम बन चुका था, खतना वगैरह सब कुछ करा के भेजा गया था उसको। क्यों? क्योंकि जासूस को कहा जाता है कि भाई तुम अब सिर्फ देश के लिए हो, जो देश चाहेगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। हर तरीके से उसको मुसलमान बना के वो भेजा गया था। कहां पे? पाकिस्तान। उस पर नजर थी पाकिस्तान के वो ऑफिसर्स की, पाकिस्तान के खुफिया विभाग की। और वो क्या हुआ, किसी नदी में नहाने गया और जब नहाया तो हिंदू है, नहाया तो क्या किया, अंजलि में जल भर के और सूरज को चढ़ा दिया, बस वहीं पर अरेस्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं। बड़ी बुरी मौत मारते हैं ऐसे जासूसों को, ठीक है। जैसे आपका डवाल जो है वो भी बहुत साल तक वहां पे मुस्लिम बन के रहा था और जासूस बन के रहा था, ठीक है। वो अपना एक्सपीरियंस बताता है
कि कैसे वहां रहा था। तो रिमेंबर, क्रिप्टोनिम दे के भेजा जाता है। नाम बोला ना मैंने कहा छद्म नाम, भाई नाम क्या, उनको पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया जाता है। उसके पास अलग पासपोर्ट होगा, उसके पास अलग आपका आधार कार्ड होगा, मतलब कंप्लीट उसको दिया जाता है नया, और उसको इंडिया से का जितना भी उसके वो है, जहां से भी उसका नाम है, सब जगह से मिटा दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो इंडिया का है भी। ठीक है, डिसोन का मतलब होता है बेटा त्याग देना। अब आओ, जब मैंने क्रिप्टोनिम पढ़ा दिया तो मैं स्यूडोनिम भी पढ़ा दूं। स्यूडो का मतलब जहां भी देखो समझ जाओ फॉल्स होता है। स्यूडो का मतलब जहां भी देखो समझ जाओ फॉल्स होता है। यस सुनीता, जैसे कुछ मैसेजेस होते हैं जो एनक्रिप्टेड हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो रिट्रीव भी हो जाता है, तो वो भी चीज है। ठीक है, अब आओ स्यूडोनिम, देखो ध्यान से। फॉल्स नेम, बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो किसी फॉल्स नेम के अंतर्गत किताबें लिखते हैं। जैसे मुझे भी कई लोगों ने सलाह दिया कि आप इंग्लिश के टीचर हो, मैथ्स का बुक लिखोगे नहीं चलेगा, आप उसको स्यूडोनिम में के थ्रू उसको आउट करो। क्यों? क्योंकि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। जैसे देखो जेके रोलिंग, उन्होंने जेके रोलिंग कह के हैरी पॉटर रिलीज किया। क्यों? क्योंकि जब हैरी पॉटर बहुत फेमस हो गया ना, तब पता चला अच्छा ये महिला है, वरना जानते हो पहले पता चल जाता है ये महिला है तो हैरी पॉटर को लोग सीरियसली नहीं लेते, ना ही पढ़ते। क्योंकि ऐसे भी जो हमारी फील्ड में नहीं, एजुकेशन की फील्ड में नहीं, लेकिन जो राइटिंग की फील्ड में है ना, ऑथर्स के फील्ड में हमेशा ये माना जाता है कि महिलाएं रोने धोने की स्टोरीज लिखती है, और जो पुरुष होते हैं वो अच्छे फिक्शन लिखते हैं, है ना, अच्छे जासूसी लिखते हैं, तो वो इसीलिए मेन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द विमेन और कुछ मेन भी क्या करते हैं, स्यूडोनिम के अंतर्गत अपना किताब लिखते हैं। सो व्हाट इज स्यूडोनिम? अ फिक्टिशियस का मतलब ही होता है फॉल्स, है ना, काल्पनिक नाम। क्लियर, समझ में आया? एनक्रिप्ट का स्पेलिंग सही करो सौरभ। स्यूडो फोर्स भी होता है, नहीं अवनिश, स्यूडो का मतलब सिर्फ एक ही होता है फॉल्स, फोर्स नहीं, फॉल्स। देखते हो स्यूडोपोडिया पढ़ते हो बायो में, उसमें क्या होता है, उसका जो पोडिया होता है, पोडिया मतलब लेग्स हुआ, लेग्स स्यूडो होता है, फॉल्स होता है। कुलदीप बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं फिर आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं नेक्स्ट रूट, जैसे दैट इज ड्यूरा। जब भी आप कहोगे ना ड्यूरा, तो आपको ड्यूरा सेल का एडवर्टीजमेंट याद आना चाहिए। ड्यूरा सेल, चले ज्यादा, है ना, यानी कि ड्यूरा का मतलब ही होता है चले ज्यादा, इसका मतलब उसको लॉन्ग लास्टिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब आओ ड्यूरा से ड्यूरेबिलिटी, एंड्योर, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योर, ड्यूरेटिव, ड्यूरेबल, इंड्यूरेट, 5 वर्ड से जो ड्यूरा से। ठीक है, चलो पहले आप ड्यूरेबिलिटी और एंड्योर देखो, फिर आगे बताएंगे। देख लिया? अब ये देखो 3, सामान आप खरीदते हो तो पूछते हो कि इसके ड्यूरेबिलिटी का क्या गारंटी है, यानी कि टिकेगा कितना, इसकी गारंटी क्या देते हो, तो कहते हैं कि ठीक है 3 साल की वारंटी है। वारंटी बोलते हैं, हम गारंटी नहीं बोलते हैं, बहुत चालाक हो गए कंपनीज वाले, यानी कि इसका कोई पार्ट खराब होगा तो हम चेंज कर देंगे, अब इसकी वारंटी आ गई है ना, तो उसके बाद फिर भी आप खरीद लेते हो, क्योंकि उसके टिकाऊपन के लिए सबसे पहले आप ज्यादा कंसर्न होते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, आप क्या गारंटी दोगे। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा मशीन है जिसमें आप सामान वगैरह रख के तौलते हो,
तो कहेगा कि देखो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि ये 500 kg तक एंड्योर कर लेगा, है ना, 500 kg तक एंड्योर कर लेगा। एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना। अगर मैं कहूं इट इज वेरी हॉट हियर, आई कैन नॉट एंड्योर दिस वेदर, इसका मतलब है आई कैन नॉट एंड्योर का मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। एंड्योर का मतलब होता है टिके रहना, यानी कहां तक आप टिके रहोगे। एंड्योर का मतलब वही है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द सिचुएशन, इन द सेम स्टेट ऑफ कंडीशन, इसका मतलब टू टॉलरेट। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट पेज में आओ। ड्यूरेटिव, देखो कहते हैं जो ये हैवी मेटल होते हैं ना, हैवी मेटल हैज ड्यूरेटिव इफेक्ट। अगर वो जापान में गिरा था तो आज 2-3 जनरेशन के बाद भी, 2 जनरेशन के बाद भी उसकी इफेक्ट जीन्स में दिख रहे हैं, जो नए पैदा हुए लोग हैं उनमें भी। इसका मतलब वो जो मेटल जो वो था, न्यूक्लियर इफेक्ट था उसका, उस हैवी मेटल का जो ड्यूरेटिव इफेक्ट है वो आज भी दिख रहा है। सो व्हाट इज ड्यूरेटिव? इट इज एन एडजेक्टिव, तभी तो मैंने इफेक्ट लगाया इसके बगल में, तभी तो नाउन लगा पाई। और ड्यूरेटिव का मतलब क्या है? निरंतर, यानी कि कंटिन्यूइंग एक्शन, कंटिन्यूइंग और रिलेटिंग टू कंटिन्यूइंग एक्शन। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि भाई देखो ये जो वॉशिंग मशीन है ना, इस ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैं यही बता सकती हूं कि ये ड्यूरेबल बहुत अधिक है। ये कंपनी के सामान बहुत ड्यूरेबल होते हैं, मेरे पास ये 10 साल से। इस कंपनी के सामान बहुत ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या हुआ? टिकाऊ। ड्यूरेबिलिटी नाउन है, ड्यूरेबल एडजेक्टिव है। देखो ड्यूरा से ही बना हुआ दोनों वर्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट आओ इंड्यूरेट। रिमेंबर, इफ एनीथिंग बिकम्स इंड्यूरेट, कोई चीज जमा हुआ, फिर जमा हुआ, फिर जमा हुआ, फिर जमा हुआ, और धीरे 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 वो उसमें जमता जाता है, कठोर होता जाता है। इसलिए कई लोग जब बहुत गुनाह कर लेते हैं ना, तो उसमें आपको एक देखोगे कि वो मोरली इंड्यूरेट हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं, उस पर असर नहीं पड़ता। उसके सामने किसी की हत्या कर दे, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी फिजिकली, जैसे मैंने फिजिकली की बात की, आपके सैंड वगैरह की बात है ना, सॉइल या सैंड कहीं जमता जाता है, जमता जाता है, यही जमते जमते क्या होता है? वो रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक तो ऐसे ही फॉर्म्ड होता है ना। और मोरली हार्डन, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे वो एक एक गुना देखते करते वो कठोर हो जाता है मोरली, है ना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा इंडियन स्पाई की पिक्स गूगल में कैसे आ जाती है? ठीक है, अब आप पूछोगे ना, तो अभिनंदन का केस देखो। उसने कहा सॉरी आई कैन नॉट टेल यू, तो यहां पर जो हमारे मीडिया थे उसने खोज के निकाल दिया, उसने खोज के पूरा निकाल दिया वो कहां से है, उसके फादर कितने हैं, उसके भाई कितना है, उसकी मां कितनी है। मतलब हद है यार। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो हमारे जासूस होते हैं उनको बताया नहीं जाता है कि हमारे जासूस है। ठीक है, हाँ, जब वो पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये जासूस है, पाकिस्तान का जासूस है या इंडिया का जासूस है, तो उसके पिक वो रिलीज कर देते हैं। जब पिक रिलीज करते हैं तो वो मीडिया में आ जाता है, और फिर मीडिया वाले कोशिश करते हैं खोजने की इसके घर वाले कौन है, कहाँ है, तब वो गूगल में आता है। ऐसे पहले नहीं आता। ठीक है, अदरवाइज मीडिया वाले तो बिल्कुल रियली में बिल्कुल इडियट की तरह कई बार तो, अब जैसे जो यहाँ पे हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ था ना कि जो आतंकवादी थे वो इंडियन मीडिया को देखकर अपना प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है। उसके बाद पूरा वो टेलीकास्ट को रोका गया था, क्योंकि वो बिल्कुल वहां पे अच्छे से लगा के बैठ गया था कि देखो ऐसे गिर रहा है, वैसे गिर रहा है, यानी कहां से हमारे सेना उस बिल्डिंग में घुस रहे हैं वो भी बता दे रहा था। ठीक है, और अंदर जो हमारे लोग पकड़े हुए थे, मतलब वहां पे कैद थे, और जो क्रिमिनल्स वहां पे थे, आतंकवादी, उनको उनके आका बैठ के बता रहे थे कि देखो जो सेना है ना ऊपर से प्लेन से उतर रही है ना, हेलीकॉप्टर से उतर रही है। ठीक है, क्लियर? अब आओ नेक्स्ट
24 और 25 देखो, फिर समझाती हूं मैं। हो गया? अब जरूरत नहीं है वोकैबुलरी का, पहले ये खत्म करा के दो। एक पेज का तो दिए हैं, बस एक पेज दिए हैं ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये दिए हैं। उसमें भी कह रहे हैं कि पहले हमको करना है। और एक भी वोकैब में मैंने एक वर्ड ऐड किया है, यहाँ पे 2 वर्ड ऐड किया, उसको भी ऐड करा के ले आओगे तो मैं अभी इसको दे दूंगी। हो गया? चलो, रूल द रूस्ट एंड होप अगेंस्ट होप। सबसे पहले सुनो ध्यान से, ये जो रूस्ट है ना, ये है स्लीपिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स। ऐसे लिख दूं मैं। रूस्ट का मीनिंग resting place of birds। अब ध्यान से देखो बना कैसे है, रूल द रूस्ट बना कैसे। रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स को रूस्ट कहते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे मानूं कि चलो मैं अपने को चिड़िया मान लूं, अपने बेटे को एक चूजा मान लूं, तो ये भी तो रूस्ट है ना? समझ में आया? इसका मतलब मेरा घर भी रूस्ट कहला सकता है। तो हम उस तरह से सोच के रूस्ट कह सकते हैं। इफ आई से आई रूल द रूस्ट, इसका मतलब है ये पूरा घर जो है ना, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं चलाती हूँ। रूल का मतलब होता है शासन करना। रूल का मतलब क्या होता है? शासन करना। यानी रूल द रूस्ट का मतलब होता है जिसके नियंत्रण में सब हो। जैसे अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट में लाइक मोदी एंड शाह रूल द रूस्ट, अमित शाह एंड मोदी रूल द रूस्ट, ठीक है, क्लियर? सो रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ, ठीक है। होप अगेंस्ट होप, देखो ध्यान से सुनो क्या होता है। होप अगेंस्ट होप, भाई डॉक्टर कह रहा है नहीं ये तो मरेगा ही, क्योंकि इसने तो, इसका बचने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप मान लो सुशांत सिंह राजपूत का ही केस है, ठीक है, उसको जल्दी से फटाफट उतार के उसको सांस दिया गया। क्यों? बिकॉज हर सिस्टर हैड होप अगेंस्ट होप, है ना। हर सिस्टर हैड होप अगेंस्ट होप। क्यों? क्योंकि उसे लगा शायद जिंदा है, शायद बच जाए। सो व्हाट इज होप अगेंस्ट होप? होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है जहां पे आशा नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में भी आशा बनाए रखना इज होप अगेंस्ट होप, ठीक है, क्लियर? हाँ, ये कह सकते हो शी रूल्स द रूस्ट एज फार एज केडी कैंपस इज कंसर्न, शी रूल्स द रूस्ट, ये कह सकते हो, ठीक है। ये बात अब केडी लाइव के लिए नहीं कह सकते हो। केडी लाइव में इन लोगों ने बड़ा नौटंकी कर रखा हुआ है, बहुत सारी चीजों के लिए इनको पूछते रहना पड़ता है। चलिए अब इसको पहले एक बार रीड कर लो, फिर बताती हूं।
विक्रांत केरी लाइव है तो मेरा बेटा, लेकिन आधा तो पूरा उसका टेक्निकल पार्ट है ना, उसमें मेरा कुछ नहीं चलता। ठीक है, और कंप्लीट भी कह सकती हूँ, कंप्लीट मेरा नहीं है। हो गया? चलो देखो ध्यान से। हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप का मतलब याद रखना, बक बक करना। अगर मैं खाली गैप का मीनिंग पूछूं तो, लेकिन टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप यानी कि आप बकबक कर रहे हो तो भी आपको ये एक गिफ्ट है। इसका मतलब है कि ऐसा बोलते हो कि अगले को अपने कब्जे में रख लेते हो। यानी जितने भी अच्छे सेल्समैन होते हैं, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, उनका गिफ्ट ऑफ द गैप होता है वो अगले को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब है कि ऐसे बोलते हैं वो कि आपको परसुएड कर लेते हैं और आप उसकी बात मान जाते हो। ठीक है, सी यस, मोदी के साथ हैस लगाओगे ना रानू, मोदी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। यस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हिट बिलो द बेल्ट। इसको ध्यान से समझना। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी आप देखोगे गेम्स वगैरह में, चाहे रेसलिंग हो या बॉक्सिंग हो, वो कहते हैं कि यस आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यस, कि कभी भी आप बिलो द बेल्ट हिट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि भाई आप हिट करोगे बिलो द बेल्ट तो वो एक प्राइवेट पार्ट होता है जो कमजोर होता है ना। बंदा एक ही बार में चित हो जाएगा, जीत गए आप। इसका मतलब आपने गलत तरीके से प्रहार करके उसको हराया है और फिर आप जीत गए। इसीलिए देखे थे इसमें जब महाभारत में जब कृष्ण ने जंघा पे हाथ मार के दिखाया उसको, भीम को, कि तुम्हें दुर्योधन को यहां मारना है, तो बलराम गुस्सा हो गया कि तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, मल्ल युद्ध में कभी भी नीचे, कमर के नीचे वार नहीं करते। तो कृष्ण ने कहा था कि इसी जंघा पे उसने कहा था द्रौपदी को बैठने के लिए, और उस समय भीम ने प्रण लिया था कि मैं तुम्हारे जंघा तोड़ूंगा। तो फिर कब तोड़ेगा? तोड़ना तो अभी ही है ना। तो वही कहा था, हिट बिलो द बेल्ट गलत होता है। अब सुनो, जनरली क्या होता है, कुछ कंपनी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है गलत तरीके से। उसके टेंडर का पैसा पता चल लगा लेती है कितने का टेंडर भरा है ना, तो गलत तरीके से उसको नुकसान पहुंचाती है, यानी दे ट्राई टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, सो व्हाट इज हिट बिलो द बेल्ट? इसका मतलब है गलत तरीके से प्रहार करना। बेटा परसुएसिवली का मतलब होता है परसुएड कर लेना, यानी कि अपने बात में ले आना, है ना। आपको अगर आप अपने फादर को परसुएड करते हो ना कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पिक्चर जाना है, तो परसुएड का मतलब क्या होता है? बात मनवाना। वही कि ऐसे तरह से बात करे कि वो बात मना ले। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हॉल ओवर द कोल्स। खाली हॉल का मतलब देखोगे तो घसीटना होगा। खाली हॉल का मतलब देखोगे तो घसीटना होता है, लेकिन हॉल ओवर द कोल का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से डांटना, बुरी तरह से फटकार लगाना, इज टू स्कोल्ड सिवियरली। उसके बाद हम चाहे तो इसके और सिनोनिम ले सकते हैं, चाइड, chastise, reprimand, rebuke, rebuff, ये सब सिनोनिम हो गया इसका। 26 मैंने बता दिया बेटा, अच्छा वक्ता होना, अच्छा वक्ता होना।
ठीक है, नेक्स्ट आओ 28 का, नहीं रिप्रिमांड का है बेटा। रैम्पेंट का मतलब होता है बृहद तरीके से, बिरेट भी चलेगा। हाँ, चलो फिर और लिख ही देती हूं मैं। ठीक है, अब आगे से है ना वो कैप के साथ सिनोनिम भी ऐड करते जाना है। तो मैं सिनोनिम देते जाऊंगी, उसको प्रॉपर तरीके से सेटिंग मार के टाइप करके पहले मुझे प्रिंट आउट दिखा देना, उसके बाद फिर उसको लगाना। 1 मिनट रुकना बेटा। चलो अब आओ हैव एन आर एन विल। विल का मतलब होता है इच्छा, विल का मतलब होता है इच्छा, यानी कि हो गया ये दृढ़ इच्छा शक्ति। आर एन का मतलब भी समझ में आ रहा है, आर एन का मतलब हो गया इच्छा। अगर मैं कहूंगी यू शुड हैव एन आर एन विल, इसका मतलब आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, लैम्बास्ट का मतलब भी वही सेम होता है बेटा। बिरेट के पहले लैम्बास्ट है, LAMBASTE। ठीक है, रूल विथ एन आर एंड फिस्ट। आर एंड फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, आर एंड फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, और आर एन हैंड का मतलब भी होता है, समझते हो ना, आयरन का हैंड बिल्कुल दृढ़ तरीके से, जैसे सद्दाम हुसैन हो गया, है ना। ये सब क्या थे, दे रूल्ड विथ एन आयरन फिस्ट, है ना। उन लोगों ने बिल्कुल पूर्ण अधिकार के साथ शासन किया था। रूल विथ एन आयरन फिस्ट का मतलब होता है रूल विथ कंप्लीट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आओ एक बार पढ़ो। देख लिया, ध्यान से देखो। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब
जब आयरन हॉट होता है ना, उस पर आप प्रहार करते हो तो जिस शेप में चाहते हो उस शेप में वो ढल जाता है। इसका मतलब है कि सही समय पर काम करते हो तो वो काम सही होता है। सो इसीलिए कहते हैं यू शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी कि सही समय पर काम करना। ठीक है। आयरन इन द फायर, ध्यान से सुनो क्या है। जितने भी हमारे लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, जो छड़ होते हैं, आयरन होते हैं, जो भी आयरन का टुकड़ा होता है उसको फायर में डालकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस पर काम करना है ना, उस पर अब आपको उसको काम करना है। इसका मतलब है कि उसको ढालना है, कुछ बनाना है उससे। इसका मतलब जितने भी आयरन फायर में है सब पर काम होना है। अगर मान लो कि मुझे फिर से 2 बैच और दे दिया जाएगा तो मैं कहूंगी आई कैन नॉट टेक एनी मोर बैच बिकॉज आई हैव मेनी आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब है कई बैचेस हाथ में। आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है वो एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, यानी कि अभी बहुत सारे बैचेस मेरे हाथ में। ठीक है। अब आओ ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स को तुम ऐसे समझो, जैसे हमारी जब मौत आती तो कहते हैं यमराज लेने आते हैं काले भैंसे पे बैठ के, वैसे ही काला भैंस या ऑक्स जिसको कहते हो अब बैल, ये हमेशा अनलक यानी कहते हैं ना बैड लक का सूचक होता है। इसीलिए अगर ब्लैक ऑक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है नाकामयाबी या बुरी किस्मत, है ना। He faced a black ox when he started this business। इसका मतलब है कि जब से ये बिजनेस स्टार्ट किया है तब से ये परेशानी हो रही है। नेक्स्ट आओ डम ऑक्स, कहते हैं बैल बुद्धि। बैल बुद्धि का मतलब क्या हुआ, यानी बैल की तरह बुद्धि है उसका। इसका मतलब है कि डम का मतलब एक तो गूंगा होता है ना, गूंगा होता है। इसका मतलब है कि स्टूपिड पर्सन। यहां पे अगर कोई ऑक्स है और वो भी गूंगा है तो कैसा होगा, वो बिल्कुल कोई काम का नहीं। उसी से कहते हैं कि ही इज डम ऑक्स। उसका मतलब बिल्कुल मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, उनको डम की तरह क्लास में बैठा रहता है, तो इसे कहते हैं डम का मतलब हो गया, डम ऑक्स का मतलब हो गया स्टूपिड। द ऑक्स इन द डिच, डिच का मतलब ऐसे भी होता है बेटा गड्ढा। ठीक है, अगर आप डिच की बात करोगे तो डिच का मतलब होता है गड्ढा। क्लियर? डिच का मतलब गड्ढा। अगर गड्ढे की बात करोगे तो कभी भी कोई ऑक्स अगर किसी गड्ढे में गिरता है ना, अगर किसी गड्ढे में गिरता है तो सबसे पहले सब काम को छोड़कर पहले ऑक्स को निकालना पड़ता है। क्यों? नहीं तो और ये 500 केजी का ऑक्स क्या होगा, और नीचे गड्ढा में घुसता चला जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें उस गड्ढे से उसको निकालना पड़ेगा। राइट? तो इसलिए कहते हैं ऐसा काम जिसके लिए आपको सारा काम छोड़ना पड़ेगा, यानी सबसे पहला काम जो बहुत ही अर्जेंट काम है उसको कहते हैं द ऑक्स इन द डिश, यानी द सिचुएशन दैट इज डायर एंड रिक्वायर्स अर्जेंट एंड अनडिवाइडेड अटेंशन नाउ एट प्रेजेंट। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर द गवर्नमेंट शुड बी द ऑक्स इन द डिच। ठीक है, आओ कुछ सिनोनिम लिखते हैं स्टूपिड पर्सन का। एक वर्ड है निनकॉम्पूप, बहुत अच्छा वर्ड है, उसको लिखो स्टूपिड पर्सन के लिए। ठीक है,
Clear? Nincompoop, fool, dolt, moron, nitwit होता है, an idiot. ठीक है, 35 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आओ तो हम लोग आगे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब पैसिव वॉइस शुरू करना बिल्कुल यूजलेस होगा। एक तो हो गया काम, है ना, और वो कैब 7 हम लोगों ने पिछली बार तो डाल रखा था इसमें, है ना। तो अभी जब मैं पूरा कंप्लीट करूंगी ना, तो इसमें कुछ कुछ मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, उसको डालने के बाद पिछला वाला हटाओगे फिर डालोगे, ठीक है। लेकिन मेरे से करेक्शन करा लेना, और वो भी हार्ड कॉपी में। बेटा फूल के बाद डोल्ट है, DOLT, ठीक है। डायर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, डायर नीड ऑफ मनी, बहुत ज्यादा जरूरत है उसे पैसे की, ठीक है। निनकॉम्पूप, फूल, डोल्ट, मोरन, निटविट एंड इडियट। पैसिव वॉइस, नरेशन तो खैर नहीं बना हुआ। पैसिव वॉइस का पूरा वो जीतू को दे देना। चंदन कल से 5-6 दिन की छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 8, 9, 10 वो कैब चंदन को बोलना कल तैयार करके उसको दे देगा जीतू को, ताकि करेक्शन जो करना होगा मुझे, ठीक है। और जहां जहां जो मटेरियल है जीतू को बता के जाए। चलो नेक्स्ट आओ। फूलिश होगा बेटा। क्या स्पेलिंग लिख रहे हो सौरभ? चलो नेक्स्ट पेज देखो जल्दी से फटाफट। ओके, सिंपलटन दे रही हूं मुझे वर्ड, ये भी चलेगा। लेकिन जानते हो बेटा सिंपलटन का मतलब एक और होता है। इसका मतलब होता है इतना सिंपल सा जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो हो जाता है। लेकिन यूज कर सकते हो फूलिश के सिनोनिम में। चलो नेक्स्ट आओ। टू प्ले ट्रुएंट। ऐसे बेटा ट्रुएंट खुद में भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति बिना परमिशन के एब्सेंट रहे ना, उसको ट्रुएंट कहते हैं नाउन में, है ना। और खासकर एक बच्चा जो बिना परमिशन के, बिना लीव लेटर के, लीव एप्लीकेशन के स्कूल के गायब रहता है ना, तो टू प्ले ट्रुएंट हो गया, यानी कि गायब रहना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स हिज सन प्लेड ट्रुएंट एंड ही हैड नो आइडिया एंड ही हैड नो इंफॉर्मेशन। प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है बिना परमिशन के गायब रहना। देखो ये बेसिकली आया तो है यहां से जो स्कूल से बच्चे गायब रहते हैं, लेकिन फिर बाद में इसको वर्क में भी ऐड कर दिया गया, यानी बिना परमिशन के, बिना लीव लेटर के अगर गायब रहते हैं, ठीक है, तो ऑफिस से, तो आप भी वही है, ट्रुएंट हो। एंड देन यू आर ट्राइंग टू प्ले ट्रुएंट विथ मी, ठीक है। इसका मतलब तुम बिना परमिशन के गायब रहते हो। प्रियंकित, पैसिव वॉइस शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में। पैसिव वॉइस के बाद नरेशन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आउट 37, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। To behave in a clever, dishonest and irresponsible way। खुद सोचो, आप गाड़ी फास्ट चला रहे हो, सीट बेल्ट लूज बांधे हुए हो, इसका मतलब यू आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज। कंपनी में भी if an employee plays fast and loose, it means that he is irresponsible,
ही इज डिसऑनेस्ट एंड ही बिहेव्स इन अ केयरलेस मैनर। ठीक है, इसका मतलब टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब है टू बिहेव इन अ क्लेवर, डिसऑनेस्ट एंड इररिस्पॉन्सिबल मैनर। क्लियर? नेक्स्ट आओ, टू प्ले द गैलरी। टू प्ले द गैलरी का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो शायद सही नहीं हो, लेकिन आप जनता का विश्वास या सपोर्ट जीत लोगे। लोकप्रिय कार्य को करना जो सही हो भी सकता है या नहीं भी। टू डू थिंग्स दैट वन things will be popular among many people instead of doing what one thinks is right। यानी कि sometimes you find your government playing the gallery, है ना, क्योंकि वो ऐसी चीज करते हैं जिससे जनता का सपोर्ट तो आए, उनको पता है इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, और इससे हमारे देश का भला भी नहीं होगा। एंड समटाइम्स व्हाट यू डू, यू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विथ योर फादर्स मनी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप मिसयूज करते हो उनके वेल्थ को, राइट। देखो, योर फादर विल से व्हाट, यू प्ले ट्रुएंट इन द स्कूल, you play ducks and drakes with my hard earned money, and whenever I ask you any question you play fast and loose। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, देखो जरा इसको। हो गया? सी, प्ले योर कार्ड्स राइट। इसका मतलब खुद सोचो, अगर आप ताश खेल रहे हो और सही पत्ता फेंकोगे तो आप जीत जाओगे। ठीक है, सही पत्ता फेंकोगे तो आप जीत जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टू प्ले योर कार्ड्स राइट का मतलब होता है कि सही काम करना। लाइक इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट you will get selected, if you play your cards right you will get success in your business, है ना। the government should play the cards right in this hour of crisis। ठीक है, to play second fiddle का मतलब दोयम दर्जा अपनाना। like many women, like very beautiful girls, very beautiful actresses, they play second fiddle in the life of their husband, है ना। जैसे हेमा मालिनी देख लो, श्रीदेवी देख लो, they all have played second fiddle in the life of their husband, यानी कि second wife थी। ठीक है, to play a secondary or minor role with regards to someone else। now आ जाओ 42 और 43 में। 42 जरा देखो तो एक बार, पहले 42 देखो और फिर 43 देखो। देख लिया 42 एंड 43। अब सुनो 42 एंड 43 क्या है। जैसे जब राजा लोग पहले जाते थे लड़ाई में, तो उन लोग अपने आप को पूरा आपने देखा होगा, मुगले आजम अगर देखोगे आप देखोगे वहां उसमें राजा जो अकबर थे वो अपने बेटे से भी लड़ने गए थे, तो पूरा हाथ में जो लोहे के दस्ताने होते हैं, बिल्कुल लोहा का दस्ताना पहने होते थे उन लोग, ताकि हाथ वत पे जब तेजी से आए तलवार तो हाथ वाथ ना कटे, है ना। तो जब राजा एकदम सामने आ जाता था दूसरे राजा का, अब हमें मल्लयुद्ध करना पड़ेगा, उस समय क्या होता था कि वो अपने जो गॉन्टलेट, उसी को गॉन्टलेट कहते हैं, जो लंबे लंबे दस्ताने होते हैं ना उसको गॉन्टलेट कहते हैं, वो निकाल के फेंकता था। इसका मतलब है कि अब चैलेंज कर रहा है, आ जाओ।
तो अभी भी इसका मतलब वही है कि थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? चुनौती देना, टू चैलेंज समवन। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू चैलेंज समवन, यानी कि आ जाओ, ठीक है। और इसी से बना है पिक अप द गॉन्टलेट, यानी जब कोई चैलेंज कर रहा है, यानी अपने थ्रो डाउन कर रहा है और आगे बढ़ गया अगला, इसका मतलब ही हैज पिक्ड अप द गॉन्टलेट। इसका मतलब है टू रिस्पॉन्ड और एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट आओ 44-45 देखो पहले। जब कोई आपको कुछ कहेगा करने और आप असर्ट करोगे मैं नहीं करूंगा, पैर पटक के कहते मैं नहीं करूंगा, उस समय क्या है? आप किसी बात को असर्ट कर रहे हो, यानी कि बोल रहे हो, जोर दे रहे हो, और जोर दे रहे हो फर्म तरीके से। सो व्हाट इज पुट वंस फुट डाउन? इसका मतलब है टू असर्ट वंस अथॉरिटी, यानी कि आप अपनी अथॉरिटी को जोर दे रहे हो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा जिद करोगे कोई चीज से के लिए, एंड योर फादर पुट्स हिज फुट डाउन, इसका मतलब है कि दृढ़ तरीके से फर्मली असर्ट करते हैं, भाई अथॉरिटी मेरे हाथ में है, जो मेरी मर्जी होगी इस घर में वही होगा। इसका मतलब है टू असर्ट वंस अथॉरिटी या टू असर्ट फर्मली। एंड स्क्विब, डैम स्क्विब, देखो स्क्विब का मतलब होता है ना, एक तो जो छोटा वाला पटाखा नहीं होता करके आवाज करता फिर पट से फटता है, बस इतना सही है वो। और डैम का मतलब क्या हुआ? वेट। इसका मतलब एक तो फुसफुसिया वाला बम है और दूसरी बात है वो गीला है। ऐसे कंडीशन में क्या है? ये कुछ भी नहीं होगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दिया और पूछोगे कैसा था, मैं कहूंगी इट वॉज अ डैम स्क्विब, तो इसका मतलब होगा यार कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, बिल्कुल फुसफुसा के वैसे ही रह गया जैसे कि एक स्क्विब यानी छोटा सा फुसफुसिया टाइप का बम, और वो भी वेट यानी कि गीला, यानी कि समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज नॉट एज एक्साइटिंग और इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। देखो हमारा 7 नंबर शीट पूरा कंप्लीट हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक?